विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाइयों का और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है और हमारे किसान खेती किसानी से जुड़े हुए हैं और खेती किसानी हमारी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। अभी इन दिनों हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 3 नए कृषि बिलों को लागू किया गया। ये तीनों नए कृषि बिल हमारे किसानों के लिए कितने अहम है, कितने ज़रूरी है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं खबरें खेती की, मंडी भाव और क्या कहता है आज के मौसम का हाल। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं खेती से जुड़ी आज की खास खबरों के साथ। वर्षा जल संचयन से सिंचाई को मिलेगा अतिरिक्त पानी। जैविक खेती पर किसान प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। आधुनिक कृषि तकनीक अपनाकर बढ़ाएं आमदनी। और चूरू में 2 दिवसीय महिला प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कोटा कृषि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया। लोकार्पण के मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर DC जोशी ने बताया कि प्रशासनिक भवन को इस तरीके से निर्माण किया गया है कि बरसाती पानी बहकर नहीं निकलता है। वर्षा जल फार्म पॉन्ड में संग्रहित होता है। पॉन्ड में संचित जल को सूक्ष्म सिंचाई तकनीक से फसल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। उन्होंने बताया कि 12 करोड़ 63 लाख की लागत से तैयार इस भवन में भूतल पर 34 और प्रथम तल पर 36 कमरों का निर्माण किया गया है। भवन में विद्युत की निर्बाध आपूर्ति के लिए 100 किलोवाट का विद्युत सबस्टेशन स्थापित किया गया है। साथ ही रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की व्यवस्था की गई है। लोकार्पण के मौके पर अनुसंधान निदेशक, प्रसार शिक्षा निदेशक सहित विश्वविद्यालय के दूसरे अधिकारी भी उपस्थित रहे। चित्तौड़गढ़ के कृषि विज्ञान केंद्र पे जैविक खेती पर 2 दिवसीय किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत आयोजित इस जैविक खेती किसान प्रशिक्षण शिविर में केंद्र के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर S.K. अग्रवाल ने रासायनिक खेती के दुष्परिणामों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जैविक खेती से मृदा के साथ मानव सेहत में भी सुधार आता है। प्रशिक्षण प्रभारी डॉक्टर रतनलाल सोलंकी ने जिप्सम प्रयोग, हरी खाद, जैविक खाद प्रयोग, वर्मी कंपोजिट बनाने की विधियों के बारे में जानकारी दी। किसानों से मॉडल नर्सरी में सब्जियों की पौध तैयार करना और ग्राफ्टेड फलदार पौधे तैयार करने का प्रायोगिक कार्य भी करवाया गया। इस प्रशिक्षण में पंचदेवला वल्स्टर के 40 किसानों ने भाग लिया। कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा के ग्राम बराना में 1 दिवसीय किसान मेले का आयोजन हुआ। किसान मेले को संबोधित करते हुए उपखंड अधिकारी CL शर्मा ने कहा कि आधुनिक कृषि तकनीक को अपनाकर किसान अपनी आय को दोगुना कर सकता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सिंचाई जल की कमी है। ऐसे में किसान बूंद बूंद और फव्वारा सिंचाई का उपयोग करें। साथ ही आय की बढ़ोतरी के लिए कृषि के साथ साथ बागवानी, पशुपालन और मुर्गी पालन जैसे सहायक उद्यम को भी अपनाएं। किसानों को आत्मा परियोजना के तहत आयोजित होने वाली गतिविधियों के साथ साथ कृषि योजनाओं और जैविक खेती के बारे में भी जानकारी दी। केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर CM यादव ने कहा कि आय बढ़ोतरी के लिए किसान उन्नत नस्ल के पशुधन का पालन करें, साथ ही पशुओं के पोषण स्तर का भी ध्यान रखें। इस कार्यक्रम में किसानों को 100 कृषि प्रदर्शन दिए गए। चूरू कृषि विभाग द्वारा आत्मा कार्यक्रम के तहत महिला किसानों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
प्रशिक्षण में परियोजना निदेशक दीपक कपिला ने कहा कि खेती बाड़ी का अधिकांश कार्य महिलाएं ही करती हैं। ऐसे में यदि महिलाएं कृषि के उन्नत तरीके सीखकर काम में लेती हैं तो कृषि से उत्पादन और आय में बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने कृषि में फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन में खाद्य प्रसंस्करण अपनाने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित किया। आत्मा उप परियोजना निदेशक कन्हैया लाल सारस्वत ने महिला किसानों को जैविक खेती अपनाने और बीजोत्पादन का तरीका समझाया। प्रशिक्षण में कृषि की उन्नत तकनीकों के साथ राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में चूरू पंचायत समिति के गांव की 34 महिलाओं ने भाग लिया। हमारे किसान भाइयों को अपनी जिंसों के उचित मूल्यों का इंतजार हमेशा रहता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। आइए देखते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों में प्रमुख जिंसों के बाजार भाव। गेहूं भीलवाड़ा की मंडी में 1610 रुपये, राय सिंह नगर की मंडी में 1623 रुपये, पदमपुर की मंडी में 1610 रुपये और गेहूं के भाव लूणकरणसर की मंडी में 1615 रुपये प्रति क्विंटल रहे। सरसों बूंदी की मंडी में 5500 रुपये, अनूपगढ़ की मंडी में 5510, विजयनगर की मंडी में 5500 और सरसों के भाव बयाना की मंडी में 5520 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। चना नौहर की मंडी में 4350 रुपये, भीलवाड़ा की मंडी में 4345 रुपये, बीकानेर की मंडी में 4325 रुपये और चना के भाव चाकसू की मंडी में 4355 रुपये प्रति क्विंटल रहे। बाजरा चिड़ावा की मंडी में 1415 रुपये, चौमू की मंडी में 1430 रुपये, दौसा की मंडी में 1425 रुपये और बाजरा के भाव धौलपुर की मंडी में 1425 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किए गए। किसान भाइयों, पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के चलते प्रदेश में शीतलहर का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम की और अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं मौसम का हाल। आइए देखते हैं राज्य के प्रमुख शहरों का आज का तापमान। जयपुर का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस, जोधपुर अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस, कोटा अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस, अजमेर अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस और अंत में उदयपुर ज़िले का आज का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहा। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, अब दूरदर्शन राजस्थान के साथ आप सोशल मीडिया साइट्स पर भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन कीजिए और देखिए हमारे कृषि संबंधी कार्यक्रम YouTube, Facebook और Twitter पर। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों, कृषि हमारे देश का प्रमुख आधार है और इस आधार को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए और किसानों की आय में इजाफा करने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 3 नए कृषि बिल लागू किए गए। ये तीनों कृषि बिल जो है वो हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर बना सकेंगे और सुदृढ़ बना सकेंगे। ये तीनों बिल क्या है, आइए मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। इसमें हमारा पहला बिल है किसान उपज व्यापार और वाणिज्य बिल, हमारा दूसरा बिल है आवश्यक वस्तु बिल और हमारा तीसरा बिल है कृषि सेवा बिल। ये तीनों ही बिल हमारे किसानों के लिए एक आशीर्वाद बनकर आए हैं ताकि किसान और भी ज़्यादा आत्मनिर्भर बन सके और भी ज़्यादा मजबूत बन सके। तो किसान भाइयों, जाहिर तौर पर आप समझ गए होंगे कि आज जो बात होगी वो कृषि बिलों के बारे में बात होगी और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे आज के विशेषज्ञ रमेश मित्तल, वरिष्ठ निदेशक नियाम। तो आइए जानते हैं इनसे किसान बिल के बारे में ये जानकारी। आज के इस कार्यक्रम में सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार।
आप सभी किसान भाई जानते हैं कि हरित क्रांति में उनका कितना बड़ा योगदान रहा है और ये हरित क्रांति आगे अग्रसर है और हमारे किसान भाई ही उसके असली हकदार हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। आज हम किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे कि जो ये कृषि जो बिल हैं इसके अंदर किसान भाइयों को क्या क्या और लाभ हैं, उसके बारे में मैं बात करने के लिए आप सब लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, किसान भाइयों के पास जो वर्तमान में या पहले जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था तो लागू है ही, उसके अलावा किसान भाइयों को एक अतिरिक्त व्यवस्था और दी गई है जिससे कि किसान भाइयों को और दूसरे रास्ते मिलें अपनी उपज को बेचने का। यहाँ मैं एक उदाहरण दूंगा। अगर मान लीजिए एक किसान मणिपुर में है या नागालैंड में है, उसके पास पाइनएप्पल अनानास वो उगा रहा है, या मान लीजिए एक किसान इलाहाबाद में है वो अपना अमरूद उगा रहा है, या मान लीजिए एक ऐसा किसान जो कि अरुणाचल प्रदेश में है और वो कीवी उगा रहा है, तो आप जानते हैं वो कैसे बेचने जाएगा। उसके पास पुरानी जो पद्धति थी उसमें केवल मंडी में वो जाकर के अपना माल बेच पाता था। आज अगर आप देखेंगे तो वो इस प्रकार के उत्पाद को पूरे भारत में कहीं भी बेच सकता है और ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को भी यूज़ कर सकता है। मतलब ये है कि आज उसके पास एक अतिरिक्त व्यवस्था है जिसके ज़रिए वो चाहे ई नाम से बेचे, चाहे और दूसरे तरीक़ों से बेचे, चाहे वो प्रोसेसिंग कंपनी करने वाले कंपनियों को दे या निर्यात करने वाले संगठनों को बेचे, ये सारी छूट आज हमारे किसानों को है। तो निश्चित तौर पे अगर बायर ख़रीदार ज़्यादा बढ़ते हैं तो हमारा किसान ज़्यादा उसको नेगोशिएट कर पाएगा। आप देखिए, जो हमारे किसान भाई हैं उनको केवल खेती नहीं, आज हमें उन्हें कृषि उद्यमी बनाना है। और कृषि उद्यमी वो जब ही बनेंगे जब उनको जो ये वैल्यू चेन है इसके बहुत सारे दूसरे अवसर प्राप्त हों। और इसी बिल में आप देखेंगे तो वैल्यू चेन के बहुत सारे अवसर हमारे किसान भाइयों को मिल रहे हैं, जिससे कि वो मान लीजिए सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके अपने माल को अच्छे लोगों को दे सकते हैं, अपनी जो उपज है वो ज़रूरत के मुताबिक कर सकते हैं, FPOs के लिए भी कार्य कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। अब हम बात करेंगे संविदा खेती की भी, तो आप देखिए संविदा खेती जो है वो एक अल्टरनेटिव, एक अतिरिक्त मार्केटिंग चैनल है, एक अतिरिक्त विपणन का माध्यम है। संविदा खेती ऐसा नहीं है कि सारा काम हमें संविदा खेती के तहत ही करना है। पहली जो व्यवस्था है वो भी हमारे पास है और मंडी के बाहर बेचने की भी व्यवस्था हमारे पास है। उसके अलावा संविदा खेती एक अतिरिक्त मार्केटिंग व्यवस्था है जिसमें हम किसी के साथ भी एक अग्रिम सौदा कर सकते हैं और हमारी उपज का हमें अच्छा मूल्य मिलेगा। आप देखिए, हमने कौन सा बीज बोना है, हमें क्या क्या सुविधाएं और संविदा खेती के तहत मिलेगी, उन सब के बारे में हम अलग से व्यवस्था कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और उसका लाभ हमारे किसानों को मिलता है। संविदा खेती में आप सभी जानते हैं कि हमें बीज भी उपलब्ध कराया जाता है अगर हमने एग्रीमेंट किया है तो, और हमें फर्टिलाइज़र भी जो उद्यमी है जिनसे हम संविदा खेती का तहत करार करते हैं वो भी हमें मिलता है। पेस्टिसाइड भी वो हमें मिल सकता है और हमें हमारी मजदूरी के ऊपर कुछ पारिश्रमिक अतिरिक्त भी मिलता है। तो ये निर्भर करता है कि किस प्रकार से हमने उनसे संविदा की है, उसी के आधार पर हमें लाभ मिलता है। लेकिन ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी बात है और ये एक अतिरिक्त माध्यम है। ऐसा नहीं है कि हम पुरानी व्यवस्था पे काम नहीं कर सकते, हम पुरानी व्यवस्था पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन किसान को उद्यमी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उद्यमी बनाने से ही उसको अपनी उपज का सही मूल्य मिलेगा। और ये सारे वो रास्ते हैं जिसके तहत हमारा किसान ज़्यादा मूल्य प्राप्त कर सकता है अपनी उपज का। और जगह जगह मान लीजिए आज गोदाम बनाना है, आज वेयर हाउस में रखना है, आज वैल्यू एडिशन करना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जब वो बाज़ार में जाएगा तो उसे सीखने का मौका मिलेगा। और जब वो सीखता है तो निश्चित तौर पे वो स्वयं के लिए भी कार्य करता है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए भंडारण की भी हम बात करते हैं तो उसमें भी अगर लिमिट ख़त्म कर दी गई है तो उसका लाभ हमारे किसानों को मिलने वाला है। क्योंकि एक किसान भाई से अगर मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को बेच रहा था और उसकी सीमित खरीदने की ताकत थी और एक कानून था तो वो ज़्यादा नहीं खरीद पाता था, लेकिन अब वो खरीद सकता है। तो जितना ज़्यादा लोग खरीदेंगे और जितने ज़्यादा खरीदार बाज़ार में होंगे, हमारे किसान को की जो उपज की मांग है वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो मैं आप सभी किसान भाइयों से ये निवेदन करूंगा कि एक बार आप तीनों इन बिलों की अच्छाइयों को देखें, समझें और उसमें से ये ढूंढने की कोशिश करें कि हमारी आमदनी किस प्रकार से बढ़ सकती है।
आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, जब आप उसको अध्ययन करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी आमदनी को बढ़ने के आपको आसार नज़र आएंगे। ये हमारे किसान भाइयों के ऊपर निर्भर करता है कि हम उसमें से कितना प्रतिशत आमदनी हमारी ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि ये एक पूरी वैल्यू चेन है। आप जानते हैं बाज़ार में जो काम होता है उसमें पूरी एक वैल्यू चेन होती है, और वो वैल्यू चेन, जैसे आप गेहूँ है, गेहूँ से आटा बनाने तक की आप देखेंगे तो पूरी वैल्यू चेन है। उसके बाद में और दूसरे उत्पाद बनाने की भी पूरी वैल्यू चेन है। अगर हमारे किसान भाई और उनके बच्चे उद्यमी बनना चाहें तो उसके लिए भी देश में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। कृषि स्टार्टअप के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है। तो उस वैल्यू चेन में अगर वो भागीदार बनते हैं और कहीं पर भी काम करते हैं, मान लीजिए सॉर्टिंग ग्रेडिंग का ही अगर काम है, तो उससे भी उनको ज़्यादा, आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के जो किसान हैं वो अपने अनाज को सॉर्ट ग्रेड करके बेचते हैं और उसका मूल्य अच्छा मिलता है, पूरे देश भर में उसकी डिमांड रहती है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से अगर हमारे किसान भाई समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा जो किसान उत्पादक जो संगठन है, जिनको हम FPO के नाम से जानते हैं, उसके तहत भी हमें बहुत सारे अवसर मिल रहे हैं। बहुत सारे किसान एकत्रित होकर के उसके मेंबर बन कर के कार्य करते हैं, उससे उपज भी ज़्यादा होती है, और वो अपनी पसंद की उपज ना उगा करके वो उपज उगा सकते हैं जिसकी बाज़ार में ज़रूरत है, जिसके बाज़ार में खरीदार हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पे ज़्यादा मूल्य मिलता है, क्योंकि कोई भी वस्तु हो जिसकी बाज़ार में आवश्यकता होती है, उसी के आधार पर उसका मूल्य मिलता है। आपने देखा होगा एक फल है कीवी, या आपने देखा होगा एक सब्जी है करेला। आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ हो रही है और करेले की मांग बढ़ रही है। आपने देखा होगा जामुन है, उसकी भी मांग बढ़ रही है। तो आज बाज़ार जो है मांग पर आधारित है, और उसकी वजह से ही हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा मूल्य मिलता है। तो ऐसा नहीं है हम जो उगा रहे हैं वो हम बेचने जाएं तब हमें ज़्यादा मूल्य मिलेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि बाज़ार में आवश्यकता किस चीज़ की ज़्यादा है, कौन उसके खरीदार हैं, कितने उसके खरीदार हैं, और उनका मूल्य क्या मिल रहा है। सरकार की तरफ से मंडियों में भी इनाम की व्यवस्था करी गई है, वहाँ से भी उनको लाभ मिलता है। और ये जो बिल हैं, इसमें मंडी के बाहर कहीं पर भी वो बेच सकते हैं, इवन अपने खेत के ऊपर भी वो अपने सामान को बेच सकते हैं। उसमें से यातायात या लॉजिस्टिक या और बाकी चीज़ें हैं, उसका भी जो निर्वहन है वो खरीदार करता है। तो ये निर्भर करता है हमारी उपज की किस्म कैसी है। आज आपने देखा होगा इस कोविड के पीरियड में आंवले की बहुत अच्छी डिमांड बढ़ी है, और आपने बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस आंवले को खरीदने के लिए किसान भाइयों के खेत तक पहुंच रही है। आप राजस्थान का उदाहरण लीजिए, सोजत में जो मेहंदी है उसको खरीदने के लिए जो निर्यातक हैं वो किसान भाइयों के खेत तक चले जाते हैं। आपने देखा होगा हमारा ग्वारपाठा है, एलोवेरा जिसको हम कहते हैं, उसको लेने के लिए जो उत्पादक हैं या निर्यातक हैं वो किसान भाइयों के खेत तक चले जाते हैं। आपने देखा होगा हमारी मथानिया की मिर्च है, उसको खरीदने के लिए जो खरीदार हैं, जो निर्यातक भी हैं या प्रोसेस करने वाले लोग हैं, वो किसान भाइयों के खेत तक चले जाते हैं। तो हमें ये देखना है, हमें बाहर जाकर के समझना है कि किसकी आवश्यकता है, किसकी डिमांड है, और हम कैसे उसको पूरा कर सकते हैं। और निश्चित तौर पे जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम किसान उत्पादक संगठन कहते हैं, उसका इसमें बहुत अहम रोल होने वाला है। आप देखिए बहुत सारे राज्यों में संगठन बहुत तेज़ी से आगे आए हैं और उसमें वो कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपने देखा होगा जो भंडारण की जो योजना है, उससे भी किसान भाइयों को बहुत लाभ मिला है। तो ये सभी एक वैल्यू चेन, एक वैल्यू एडिशन का अंग है, जिसके तहत उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। अभी ताज़ा आप देखेंगे तो बहुत सारे कृषि के स्टार्टअप हैं जो देश में काम कर रहे हैं। वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो 500 से ज़्यादा स्टार्टअप है जिनको कि इस योजना का लाभ मिला है, और 25 लाख रुपए तक का अनुदान भारत सरकार उसमें देती है। तो उनके जरिए भी अगर किसान चाहें तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, और वो मूल्य संवर्धन या जो वैल्यू चेन वाली बात है उसका पता लगा सकते हैं। आज छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो पढ़ कर के आगे आ रहे हैं, हमारे किसान भाइयों के जो बच्चे हैं पढ़ कर के आगे आ रहे हैं और कृषि से संबंधित विषय उनके पास है, वो इस योजना का पूरा लाभ उठा रहे हैं। मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि केवल आप इसको पुराने बिलों से तुलना ना करें, आप ये देखें कि इसमें अतिरिक्त लाभ हमें क्या हैं, उन लाभों का आप अध्ययन करें, और आप अपने दूसरे साथियों को भी देखें जो इन लाभों की वजह से आगे बढ़ रहे हैं, जिन्होंने अपना जो लाभ ज़्यादा लिया है, उनकी आमदनी बढ़ी है, और कुछ मूल्यवर्धन पर भी गए, मूल्य संवर्धन पर भी गए हैं। तो ऐसी चीज़ों को यदि हम देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे, हमारी आंखें खुली रखेंगे, चारों तरफ देखेंगे, तो हमें लगता है कि निश्चित तौर पर उससे हमारे किसान भाइयों को लाभ होगा। मेरा आपसे दोबारा ये निवेदन है, क्योंकि बाज़ार जो है आगे बढ़ रहा है और मार्केट के हम भागीदार बनेंगे,
हमारा देश तरक्की कर रहा है, हमारे किसान भाई बहुत तरक्की कर रहे हैं, आप भी उसके भागीदार बनिए। मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि आप उसके जो अतिरिक्त माध्यम, अतिरिक्त जो तरीके, अतिरिक्त जो रास्ते इन बिलों में सुझाए गए हैं, उनके तहत एक बार आप उसमें काम करके ज़रूर देखें। आप निश्चित तौर पे पाएंगे कि इसमें हमारा हित है और कहीं ना कहीं हमें इसका लाभ मिल रहा है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना उस लाभ को अपने तक समेट पाते हैं। बाज़ार खुला हुआ है, चीज़ें खुली हुई है, पहली बार ऐसा मौका हमें मिला है जिसमें कि हमारे ख़रीदार बढ़ रहे हैं, हमारी नेगोशिएशन स्किल, हमारी नेगोशिएशन पावर बढ़ रही है, हमारा मोल भाव करने की क्षमता बढ़ रही है, हमें ज़्यादा ख़रीदार मिल रहे हैं और विभिन्न प्रकार की जो वैरायटी है उसके ख़रीदार मिल रहे हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ में मैं आपको एक बार के लिए दोबारा से कहूँगा कि कृपया इस पर ध्यान दें, देखें, समझें, जानें और आगे बढ़ें। मेरी सारी शुभकामनाएं किसान भाइयों के साथ हैं और मैं किसान भाइयों को फिर दोबारा कहूँगा कि अपने एक दो उदाहरणों का थोड़ा सा समझें कि किसी और ने कार्य किया है तो वहाँ क्या हुआ, अगर उन्हें लाभ हुआ या नहीं हुआ आप स्वयं देखें। आप किसी को के बात पर ना जा कर के, मेरा एक निवेदन है कि आप स्वयं एक बार उसको देखें, क्योंकि जब आप स्वयं देखेंगे तभी आपको ये पता चलेगा कि इसमें वास्तव में मुझे लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। और एक बार जब आपको लाभ मिलेगा तो आप ज़रूर उसको अपनाएंगे, यही मेरा मानना है। इसी सब बातों के साथ में मैं आपको धन्यवाद करूंगा कि आप इस कार्यक्रम में आए, आपने इस कार्यक्रम को देखा, सुना, जो कि कार्यक्रम किसानों के लिए समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि आप हमारे द्वारा दी गई इस जानकारी से ज़रूर लाभान्वित होंगे। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें पत्रों के माध्यम से बता सकते हैं। और पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र जयपुर। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। और हमेशा की तरह हमें रहेगा आपके पत्रों और आपके ईमेल्स का इंतज़ार। किसानों की बात, किसानों के साथ और किसानों का विकास, इन सभी का दर्पण है कार्यक्रम कृषि दर्शन। और आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में बस इतना ही। लेती हूँ आपसे आज्ञा, फिर हाजिर होंगे आपके अपने कार्यक्रम में खेती किसानी की एक नई जानकारी के साथ, खेती किसानी के एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।